नमस्कार सभी लोगों को। एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में उत्तराखंड प्रधानाचार्य पद के लिए 16 अगस्त 2024 से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है और इस टेस्ट सीरीज में दोनों प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज जो है आरंभ हो रही है, जिसमें पहला प्रश्न पत्र जिसके अंदर 5 यूनिट हैं और पांचों यूनिटों से मिलकर के 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 ही अंक उस पेपर के होने हैं। तो फर्स्ट पेपर के 8 सेट इस टेस्ट सीरीज के अंदर शामिल रहेंगे। दूसरा जो पेपर है जिसे हम जो है शैक्षिक पृष्ठभूमि पर जो दूसरा प्रश्न पत्र है, जिसके अंदर 180 क्वेश्चन होने हैं और अंक 360 हैं। तो सेकंड पेपर के भी जो है 8 सेट का इसमें जो है हिस्सा रहेगा। तो इस प्रकार से जो है दोनों प्रश्न पत्रों के टोटल 16 सेट टेस्ट सीरीज के अंदर शामिल हैं। और जो लोग भी जो है इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो संस्थान के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी और ऑनलाइन ही जो है उसके आंसर एंड सॉल्यूशन जो है उपलब्ध हो जाएंगे और समय का निर्धारण भी जो है वो सहूलियत के हिसाब से किया जा सकता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड प्रधानाचार्य पद के लिए ये जो टेस्ट सीरीज एकलव्य आईएएस अकेडमी में है 16 अगस्त से इसकी शुरुआत होनी है। जो फर्स्ट पेपर है और उसके टोटल हमारे 8 सेट होंगे और प्रत्येक सेट में 120 क्वेश्चंस होंगे पांचों यूनिटों से। दूसरा जो सेकंड पेपर है इसके अंदर भी 8 सेट होंगे और क्वेश्चनों की संख्या इसमें 180 प्रत्येक सेट होगी। इस प्रकार से जो है ये टेस्ट सीरीज का संचालन यहाँ पर होगा और हफ्ते में इसे जो है सहूलियत के हिसाब से 2 या 3 बार जो है आयोजित किया जाएगा और उसी तरीके से इसे कराने का प्रयास होगा जिस तरह से लोक सेवा आयोग के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है। यानी 2 घंटे का जो समय फर्स्ट पेपर के लिए निर्धारित है, 3 घंटे का समय जो सेकंड पेपर के लिए निर्धारित है, उन्हीं मानकों पर जो है ये पेपर टेस्ट सीरीज जो है आरंभ हो रही है। इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे और किस तरह का जो है उसमें तालमेल रहेगा, तो उसके लिए उदाहरण के रूप में जो है सेकंड पेपर का जो सेकंड यूनिट है और सेकंड यूनिट है शैक्षिक नेतृत्व, एजुकेशनल लीडरशिप, उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं कि जो हम टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो किस तरह के होंगे। तो सेकंड यूनिट है एजुकेशनल लीडरशिप, शैक्षिक नेतृत्व। ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी और ऑनलाइन जो है एकलव्य आईएएस अकेडमी की ऐप है उस पर ये उपलब्ध रहेगी। तो किस तरह के क्वेश्चन जो है इस वाले हिस्से से आ सकते हैं, जैसे इसमें प्रश्न है शैक्षिक नेतृत्व का प्राथमिक फोकस क्या है। प्राइमरी जो फोकस है शैक्षिक नेतृत्व का, एजुकेशनल लीडरशिप का, वो क्या है। तो इस पर हमें ध्यान देनी है 2 चीजें। एक तो ये शैक्षिक नेतृत्व की बात कर रहा है, दूसरा प्राथमिक फोकस या प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इन 2 पहलुओं पर हम इस प्रश्न का जो है जवाब निर्धारित करेंगे। अब हम पहले शैक्षिक नेतृत्व के बारे में बात कर लेते हैं कि जो शैक्षिक नेतृत्व है, इस शैक्षिक नेतृत्व या एजुकेशनल लीडरशिप में होता क्या है। तो शैक्षिक नेतृत्व जैसे हम ये समझ सकते हैं कि एक स्कूल का, एक शैक्षणिक संस्था का जो प्रबंधक है या उसका मुखिया है या उसका प्रधानाचार्य है, उसके द्वारा संस्थान के लिए क्या प्राथमिकताएं होती हैं। और जैसे हम देखते हैं कि जो शैक्षिक नेतृत्व है या जो प्रधानाचार्य है, उसका निश्चित रूप से कई तरह का उद्देश्य संस्थान के साथ जुड़ा होता है। जैसे वहाँ पे शैक्षणिक गतिविधियाँ अच्छी चलनी चाहिए,
वहाँ पर जो है प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर अवसंरचनात्मक ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, सहायक कर्मचारियों की संख्या पूरी होनी चाहिए, साथ में जो है जो वित्त की व्यवस्था है फाइनेंस वो अच्छा होना चाहिए, और इन तमाम लोगों को जोड़ करके एक टीम के रूप में उसका उपयोग करना संस्थान के लक्ष्य के लिए, ये भी जो है इसका लक्ष्य होता है। तो ऐसे तमाम विषय हैं, बट जो यहाँ उत्तर है उसके हिसाब से हम किस तरह से स्कूल की फीस बढ़ाना, लगभग ये तो एक शैक्षिक नेतृत्व का एक सरकारी स्कूल के अंदर तो लक्ष्य होता नहीं है। दूसरा, छात्रों के सीखने की क्षमता और शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ाना, ये हम इसके अंदर लिख सकते हैं। स्कूल के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, निश्चित रूप से ये भी जो है लक्ष्य होता है। और पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना, यानी पढ़ाई के अलावा खेल गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि और वाद विवाद गतिविधि, ऐसे तमाम ये तीनों निश्चित रूप से हैं। बट ये कह रहा है कि प्राथमिक फोकस क्या है, प्राइमरी। तो इन तीनों के हिसाब से हम देखेंगे कि जो सबसे पहला एक शैक्षिक नेतृत्व का उद्देश्य होगा वो शिक्षा पर होगा, क्योंकि स्कूल का मूल उद्देश्य शिक्षा है। शिक्षा, उसकी व्यवस्था, सीखने की प्रवृत्ति बढ़ाना, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, उन्हें सक्षम बनाना। तो उसके हिसाब से हम इस वाले प्रश्न पर जो है उत्तर पर जाएंगे कि छात्रों की सीखने की क्षमता और शैक्षणिक उपलब्धियों को बढ़ाना। उपलब्धियों का मतलब है अच्छा परिणाम हासिल करना, बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर रिजल्ट लाना, या फिर जो है प्रतियोगिताओं में स्कूल का प्रतिनिधित्व राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, ऐसे। और ये भी हैं, परंतु ये प्राथमिकता में नहीं माने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छात्रों की सीखने की क्षमता और शैक्षणिक उपलब्धियों को बढ़ाना, और इसका उत्तर जो है इस तरह से जो है ये बन जाएगा। तो ये प्राथमिक उद्देश्य इसका हो जाएगा। इसके अंदर दूसरा जो है प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता है। अब यहां पर दूसरी बात है शैक्षिक नेतृत्व, और ये मुख्य विशेषता हमसे पूछ रहा है कि विशेषता क्या है। तो जैसे हम नेतृत्व के बारे में कहते हैं कि जो लीडरशिप होती है शैक्षणिक संस्थान की, वो एक प्रेरणा तत्व भी है, यानी प्रत्येक हितधारक को जो संस्थान से, शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रेरित करना, उन्हें मोटिवेट करना। और ये प्रेरणात्मक जो तत्व है लीडरशिप का, इसका लक्ष्य मूल रूप से शैक्षणिक संस्थान का जो उद्देश्य है, शिक्षा बेहतर हो, विद्यार्थियों को काबिल बनाया जाए, व्यवस्था वहाँ पर अच्छी से हो, अवसंरचनात्मक ढांचा अच्छा सा हो, वित्त व्यवस्था अच्छी सी हो, ये नेतृत्व का है। तो इन तमाम में जो है मुख्य विशेषता क्या है। अब ये जो लक्ष्य हैं शैक्षणिक संस्थान के, इन्हें अकेला संस्थान का मुखिया हासिल नहीं कर सकता है, बल्कि इसे हासिल करने के लिए उसे अपने पूरे शैक्षणिक परिवार को जोड़ना पड़ेगा, जिसमें सहायक टीचर जो शिक्षक हो गए, सहायक स्टाफ हो गया, विद्यार्थी हो गया, उनके अभिभावक हो गए, बाकी स्टेक होल्डर यानी हितधारक, जिसमें सरकार भी है, दानदाता भी है, ऐसे तमाम लोगों को अगर जोड़ा जाएगा मुखिया के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा, तो फिर लक्ष्य हासिल करने में सहूलियत आएगी। तो उसके हिसाब से अगर हम नेतृत्व की बात करें तो ये कैसा निर्णय लेता है, सत्तावादी नेता, सत्तावादी निर्णय लेना। इसका मतलब एक तरह का तानाशाही किस्म ढंग से निर्णय लेना, कि अकेले ही निर्णय लेना, अधीनस्थों से बहुत ज़्यादा सहयोग न लेना या उनको निर्णय में शामिल न करना, एक प्रकार से अकेले डिसीजन लेना, और वो डिसीजन घातक भी हो सकता है संस्थान के लिए। तो अच्छे नेतृत्व की ये विशेषता तो नहीं है। दूसरा है सहयोगात्मक दृष्टिकोण, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक संस्था का मुखिया अपने लक्ष्यों को अकेले अपने बलबूते हासिल नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे अपने तमाम शिक्षक साथियों का सहयोग चाहिए, सहायक कर्मचारियों का सहयोग चाहिए, अभिभावकों का सहयोग चाहिए, सरकार का सहयोग चाहिए, दानदाताओं का सहयोग चाहिए। और ये सब तभी होगा
जब वो ये वाला दृष्टिकोण अपनाता है, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके अलावा वित्तीय प्रबंधन, ये भी जो है विशेषता है, क्योंकि संस्थान को चलाने के लिए पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आज की हिसाब से टेक्नोलॉजी वाली सामान चाहिए, ऐसे तमाम चीजें तो ये भी है, और सख्त अनुशासन लागू करना ये भी है। बट इन सबके हिसाब से सबसे सही आंसर है सहयोगात्मक दृष्टिकोण, ये इसकी मुख्य विशेषता के अंदर शामिल रहेगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर सहयोगात्मक दृष्टिकोण हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगला है हमारे पास शैक्षिक नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब जो शैक्षिक नेतृत्व होता है उसका उद्देश्य होता क्या है, उसके कई सारे उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों में हम ये देख सकते हैं कि संस्थान के लिए एक दृष्टिकोण, एक विजन स्थापित करना कि क्या लक्ष्य है हमारे, इस वर्ष हम क्या क्या हासिल करना चाहेंगे। उसके अलावा लक्ष्यों को प्राप्त करना है अगर संस्थान को, तो उसके लिए जो है स्ट्रैटेजी यानी रणनीति बनानी पड़ेगी, तो वो भी इसका हिस्सा हो जाएगा। उसके अलावा जो है अकादमिक उत्कृष्टता, यानी तमाम अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की तुलना में उनका शैक्षणिक संस्थान उत्कृष्ट हो, चाहे परीक्षा परिणामों का विषय हो या फिर जो है स्पोर्ट्स गतिविधियां हो, सांस्कृतिक गतिविधियां हो या किसी अन्य प्रकार का। तो जब हम यहाँ पर बोलेंगे शैक्षिक नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य, तो एक तो मुख्य उद्देश्य और इसमें शैक्षिक नेतृत्व, इनका आंसर आप ऑप्शन में से ही फाइनल कर पाएंगे। तो पहला है प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाना। अब इसमें प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाना बिल्कुल ये भी है उद्देश्य, ये भी शैक्षिक नेतृत्व काम होता है। उससे क्या होगा, सारे काम नियंत्रण में चलेंगे और कुछ भी गलत नहीं होगा या उसका दुरुपयोग नहीं होगा। सकारात्मक स्कूल संस्कृति और माहौल को बढ़ाना। अब ये जो पॉजिटिव कल्चर है, पढ़ने का, माहौल का, एटमॉस्फेयर जो चाहिए होता है संस्थान के अंदर, वो और इस माहौल को बढ़ावा देना निश्चित रूप से ये भी इसमें सही है। शिक्षण कर्मचारियों को कम करना, ये तो हम इसके अंदर नहीं मान सकते। छात्र प्रतिक्रिया को खत्म करना, ये भी हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर दो हैं, बट इन दोनों में से इसके हिसाब से मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य निश्चित रूप से यह है सकारात्मक स्कूल संस्कृति को बढ़ाना। उससे क्या होगा, पढ़ने की परंपरा, पढ़ाने की परंपरा, प्रतिक्रिया की परंपरा, मूल्यांकन की परंपरा, ऐसी तमाम चीजें संस्थान के अंदर बेहतर और उपयोगी ढंग से चलेंगी, तो संस्थान अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार से सकारात्मक स्कूल संस्कृति और माहौल को बढ़ाना हो जाएगा। इसके अलावा एक और है क्वेश्चन, एक अच्छे शैक्षिक नेता, यहां पर एक अच्छा शैक्षिक नेता से यह अपेक्षा की जाती है, क्या अपेक्षा की जाती है। तो जो एक नेता होता है, शैक्षिक नेता, सबसे पहले हम उसके गुणों की बात कर सकते हैं कि वो जो है दूरदृष्टि वाला होता है, विजनरी होता है, वो दूसरों को या अपने साथियों को प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसके अंदर नैतिकता होती है, उसमें कम्युनिकेटिव स्किल यानी संचारी गुण होता है, उसके अंदर सहानुभूति होती है ताकि वो तमाम विद्यार्थियों को, अपने सहायक स्टाफ को बेहतर ढंग से संचालित कर सके। उसके अंदर अनुकूलनीय गुण होते हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से कैसे अपने संस्थान को, साथियों को, विद्यार्थियों को उसके लायक तैयार करें। ये तमाम जो है हम एक शैक्षिक नेता के गुण देख सकते हैं। अब इसके हिसाब से अगर हम इसके उत्तरों पे आएंगे, केवल अकादमिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना, तो ये तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ एक ही चीज पर है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों को बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में बदलने के लिए कई पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है दूरदृष्टि, दूरदर्शी और दूरदृष्टि वाला होना चाहिए उसे, ये सही लग रहा है, सही है। छात्र मुद्दों से अलग, ये इसका जो है गुण नहीं है, और सामुदायिक जुड़ाव से अलग, ये भी इसका गुण नहीं है। तो इस तरह से यहाँ स्पष्ट है कि दूरदृष्टि और दूरदर्शी एक शैक्षिक नेता को होना चाहिए, और ऐसी इससे क्या की जाती है, अपेक्षा। फिर जब जो है एक शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने से पहले ही एक मुखिया अपने तमाम लक्ष्यों को निर्धारित कर दे कि किस तरह का परिणाम इस साल हासिल करना है, किस तरह का परिणाम हमारे पास पिछले सालों में रहा है, किस प्रकार की गतिविधियों में स्कूल ने प्रतिनिधित्व किया है आगे तक,
किस प्रकार का व्यक्तित्व स्कूल के अंदर विद्यार्थियों में पनप रहा है, सहायक कर्मचारी संतुष्ट हैं या नहीं है, उनकी प्रतिभा का पूरा पूरा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं है। तो ये इसके आधार से ये दूरदृष्टि वाला गुण इसका उपयोगी हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक नेतृत्व की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अनुदेशनात्मक नेतृत्व की अवधारणा, जब हम एक अनुदेशात्मक नेतृत्व की अवधारणा की बात करते हैं तो अनुदेशात्मक का मतलब होता है साथ में रहकर सीधा सीधा कार्यों में इन्वॉल्व होना। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि एक ऐसा नेता जो अपनी प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है या फिर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भागीदारी रखकर उन चीज़ों को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है या फिर सहयोग को बढ़ाने के लिए उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसे तमाम विशेषताएं इसके अंदर रहेंगे। तो इसके आधार पर हम इसका मीनिंग के आधार पर हम देखेंगे स्कूल के वित्त का प्रबंधन करना, ये है इसका काम है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष भागीदारी, ये भी है। खेल आयोजनों का आयोजन करना, ये भी जो है इसका काम है। स्कूल लॉजिस्टिक को संभालना, ये भी है। परंतु जब हम यहाँ पर सबसे अच्छा अनुदेशनात्मक नेतृत्व, सबसे अच्छा अवधारणा देखेंगे तो तब आंसर आ जाएगा ये कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष भागीदारी, क्योंकि जिस काम के लिए वो संस्थान बना है वो काम पहली प्राथमिकता के साथ में पूरा होना चाहिए। तो इस आधार पर जब हम जो है आंसर निकाल रहे हैं तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, संभवतः, ये भी है, ये भी है, ये भी है, परंतु इसमें से मोस्ट प्रोबेबल आंसर, सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है, तो तब हमें यहां से निकालने में मदद मिलेगी, बशर्ते हम इन चीजों का ध्यान रख रहे हैं, गौर रख रहे हैं। इसके अलावा जो है इसमें अगला क्वेश्चन है, एक शैक्षिक नेता जो साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है वह संभवतः, साझा दृष्टिकोण, अब साझा दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि एक शैक्षणिक संस्थान में कई हितधारक होते हैं, यानी स्टॉक होल्डर्स होते हैं, जैसे उसमें प्रधानाचार्य भी है, शिक्षक भी हैं, सहायक कर्मचारी भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, उनके अभिभावक भी हैं, जो विभिन्न प्रकार की सरकारी अधिकारी हैं वो भी हैं, और साथ में जो दानदाता होते हैं, जो फंडिंग करते हैं संस्थानों को, वो भी हैं। इन तमाम लोगों को जो है जब साझा करने का प्रोविजन आएगा तो ये साझा दृष्टिकोण माना जाएगा। या फिर जैसे हम ये देख सकते हैं कि जो वित्त संसाधन है उनका अनुमान लगाना, या फिर सर्वोत्तम में बढ़ने के लिए क्या कदम होने चाहिए, ऐसा विजन जोड़ना, ये साझा दृष्टिकोण के अंदर आ सकता है। तो तब हम इसके अंदर क्या देखेंगे, क्या चीजें होनी चाहिए इसमें, परामर्श के बिना नीतियों का निर्धारण, ये तो बिल्कुल गलत है। शिक्षक और छात्रों को विजनिंग प्रक्रिया में शामिल करना, ये सही है। केवल अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी गलत है। स्कूल समुदाय से मिलने वाली प्रक्रिया को अनदेखा करना, तो यहाँ तो ये बाकी सारे गलत आ गए हैं। तो ये स्पष्ट है, शिक्षक और छात्रों को विजनिंग प्रक्रिया में शामिल करना, क्योंकि जब हम साझा दृष्टिकोण की बात करेंगे यानी सभी लोगों की सोच, सभी लोगों की अपेक्षाएं, सभी लोगों का सामंजस्य उस चीज के अंदर होना चाहिए, तो ये साझा दृष्टिकोण का सबसे उपयुक्त उदाहरण हो जाएगा। तो इसका जो है जवाब इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें कौन सी विशेषता आमतौर पर प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व से जुड़ी नहीं है, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व से नहीं जुड़ी है। अब प्रभावी शैक्षिक जो नेतृत्व होता है, तो जैसे हम उसमें देखते हैं कि जो नेता होता है उसके अंदर कई तरह के गुण होते हैं, जैसे दूरदृष्टि का गुण होता है, नैतिकता होता है, संचारी गुण होता है, लचीलापन होता है उसमें, ऐसे तमाम चीजें उसके अंदर रहती हैं। तो प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व में ये सारी बातें होती हैं। तो फिर वो बात जो नहीं होती है वो कौन सी है, जैसे लचीलापन और अनुकूलनीयता, ये बिल्कुल होती है एक प्रभावी नेतृत्व में, ताकि सूक्ष्म प्रबंधन, माइक्रो मैनेजमेंट, ये तो जो है नहीं होता है इसके अंदर। मजबूत संचार कौशल, ये भी होता है, और नैतिक अखंडता, ये भी होती है।
परंतु हम यहां पर देखेंगे प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के लिए कौन सा, तो इसके अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण देख सकते हैं लचीलापन और सॉरी इसके अंदर ये वाला नहीं होगा, बाकी ये 3 है, तो ये वाला जो है इसमें जवाब रहेगा कि सूक्ष्म प्रबंधन इसके अंदर नहीं आएगा। बाकी ये गुण है इसमें, ये भी गुण है इसके अंदर, ये भी गुण है इसके अंदर। तो ये जो है प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व से जुड़े हुए पहलू ये हैं, और जो नहीं जुड़ा है वो सूक्ष्म प्रबंधन आ जाएगा। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन है, इसमें शैक्षिक नेताओं को अक्सर निम्नलिखित के एजेंट के रूप में देखा जाता है। अब जो शैक्षिक नेता होते हैं या प्रधानाचार्य हम बोल सकते हैं, उसको एक प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। क्या प्रतिनिधि के रूप में? निश्चित रूप से पहले तो उसे पूरे संस्थान के बीच में कोऑर्डिनेशन कराना है, यानी समन्वय कराना है, ताकि सब अपने अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग करके संस्थान के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करें। उसके अलावा समय के साथ परिवर्तन होना पड़ता है, तो वो भी जो है मुखिया की भूमिका है। उसके अलावा नई नई चीज़ों को ढूंढना, जिनको हम कहते हैं नवाचार या इनोवेशन या नमोन्वेषी, ये गुण जो है इसके अंदर होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम क्या देखें, परिवर्तन और नवाचार बिल्कुल इसका प्रतिनिधि है। ये यथा स्थिति बनाए रखना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विकास नहीं हो पाएगा। राजस्व सृजन ये भी जो है करना है, तभी जो है संस्थान चलेगा। संघर्ष से बचना ये भी है कि जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। परंतु जब हम इसके हिसाब से देखेंगे, शैक्षिक नेताओं अक्सर निम्नलिखित एजेंडों के रूप में देखा जाता, तो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें परिवर्तन और नवाचार, क्योंकि आज के बदलते परिवेश में, उद्यमिता के काल में, नवाचार के काल में, जब लगातार चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, तो तब शैक्षिक नेतृत्व का ये वाला गुण सबसे सर्वोपरि होगा। इसीलिए जो है हमारी सरकारें नई नई शैक्षिक नीति लाती हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी का एक उदाहरण है कि तेजी से चीजें लाई जा रही हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जोड़ा जा रहा है, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ताकि जरूरत के हिसाब से शिक्षा को प्रदान किया जा सके। तो ये इसका जो है लक्ष्य हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा एक अच्छा शैक्षिक नेता निम्नलिखित के लिए व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करता है। व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करता है, इसका मतलब यह हुआ कि व्यावसायिक विकास का तात्पर्य यह हुआ कि जितने भी लोग संस्थान के अंदर हैं और अपनी अपनी भूमिका किसी विशिष्ट कार्य को करके पूरा कर रहे हैं, उनकी क्षमताओं का विकास का मतलब है व्यावसायिक विकास। ये एक शिक्षक की व्यावसायिक विकास हो सकता है, जो सहायक कर्मचारी है उनका व्यावसायिक विकास होता है, जो स्टाफ है उसका। तो इन तमाम लोगों में जो भी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को प्रशिक्षण के द्वारा और विभिन्न तरीकों के द्वारा सुधारना, बेहतर करना, ये व्यावसायिक विकास माना जा सकता है। तो इसके आधार पर हम इसका जवाब क्या दें? केवल प्रशासनिक कर्मचारी आएंगे इसके अंदर? नहीं, केवल प्रशासनिक सभी आएंगे। सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी, ये जो है ज्यादा उपयुक्त है। केवल वरिष्ठ शिक्षक, ये भी अकेला उपयुक्त नहीं है। केवल शिक्षक, ये भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से सीधा है कि सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के अंदर ये व्यावसायिक विकास जितना होगा, उनका शैक्षणिक संस्थान उतना तेजी से आगे बढ़ेगा और उतने बेहतर ढंग से अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करेगा। तो ये इसकी जो है विशेषता हो जाएगी। इसके अलावा है पाठ्यक्रम विकास में शैक्षिक नेताओं की निम्नलिखित कौन सी प्रमुख भूमिका होती है? किसमें? पाठ्यक्रम विकास में शैक्षिक नेताओं की प्रमुख भूमिका क्या है? अब इसमें जो प्रमुख भूमिका है वो क्या है? जैसे हम पाठ्यक्रम में ये देखते हैं कि नई आवश्यकताएं आ जाती हैं जब हमारे समाज की, देश की, मनुष्य की, तो हमें उसमें बदलाव करना पड़ता है। नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो फिर उसके हिसाब से भी सोचना पड़ता है। और जब हम इन तमाम चीज़ों के हिसाब से सोचेंगे तो फिर वो चीज़ें जो है उस पाठ्यक्रम के अंदर शामिल हो जानी चाहिए। इसीलिए जो है समय समय पर पाठ्यक्रम के तरीके बदले जाते हैं, मूल्यांकन के तरीके बदले जाते हैं। पहले साल में परीक्षा एक बार होती थी, अब सेमेस्टर सिस्टम भी आ गया है, ग्रेडिंग सिस्टम भी शुरू हुआ है, CGPA, SGPA पैटर्न भी शुरू हुआ है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि हम किस प्रकार से इन चीज़ों में सुधार लाएं। तो पाठ्यक्रम विकास में क्या भूमिका? पाठ्यक्रम को स्थिर रखना और सुनिश्चित करना। ये तो है नहीं, क्योंकि जो है इसमें
बदलाव के साथ में चीजें होनी चाहिए। नवाचार और नियमित अपडेट को प्रोत्साहित करना बिल्कुल है कि जो है जो इनोवेशंस हैं और जितना भी जो है नया नया जुड़ रहा है हो रहा है उससे अपडेट होना, ये सही है। पाठ्यक्रम में मुद्दों में शामिल होने से बचना, ये हो सकता है कि ये सही है। और पाठ्यक्रम निर्णय को आउटसोर्स करना, ये भी जो है इसके अंदर हम उपयुक्त हैं। तो सबसे उपयुक्त है इसके अंदर कि नवाचार और नियमित अपडेट को प्रोत्साहित करना, ये पाठ्यक्रम विकास में शैक्षिक नेताओं की प्रमुख भूमिका के रूप में हम देख सकते हैं। तो इस तरह से तमाम जवाब में से आपने ज्यादा उपयुक्त और सही जवाब चुनना है। अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रभावी शैक्षिक नेताओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होने की अपेक्षा की जाती है। अब ये जो अपेक्षा है, ये क्या अपेक्षा की जाती है, तो जैसे हम बात करते हैं कि प्रभावी शैक्षिक नेताओं में जो इफेक्टिव एजुकेशनिस्ट लीडर होते हैं उनमें क्या होता है। तो जैसे हम पीछे गुणों की बात कर रहे थे कि पारस्परिक सहयोग होना चाहिए, या फिर जो है संचारी किस्म का होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, विकासात्मक उसका अप्रोच होना चाहिए, विजनरी दूरदृष्टि होना चाहिए, या फिर परिस्थितियों के अनुसार अपने पूरे संस्थान को उसमें ढालने की क्षमता वाला होना चाहिए। ऐसी तमाम चीजें होती हैं कि प्रभावशाली नेतृत्व में। तो यहां पर उसके हिसाब से क्या है, परिवर्तन के प्रति कठोरता और प्रतिरोध, ये गलत है क्योंकि प्रभावी नेता नहीं होगा। मजबूत और पारस्परिक और संचार कौशल, ये उपयुक्त है। अलग थलग निर्णय लेने को प्राथमिकता, ये भी गलत है। और केवल प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान देना, ये भी गलत है। तो यहां पर सीधा है मजबूत पारस्परिक और संचार कौशल होना चाहिए, ये ऐसी अपेक्षा इससे की जाती है। तो ये भी जो है इसका एक हिस्सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शैक्षिक नेता आमतौर पर स्कूल के माहौल में संघर्ष को कैसे संभालते हैं। अब संघर्ष क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, कई बार जो है कई प्रकार का विवाद होना, संघर्ष होना, समस्या आना, ये जो है। तो इसमें क्या होता है, जब भी एक शैक्षिक नेता उस संघर्ष, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहेगा तो सबसे पहले तो उसे समस्या को जानना चाहिए कि समस्या क्या है। फिर उसके कारणों की पड़ताल करनी चाहिए कि शुरू क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। फिर उसके लिए उपयुक्त समाधान क्या हो सकता है, उसके लिए कारगर समाधान क्या है, या फिर जो है मध्यस्थता की जरूरत कहां कहां पर है। ऐसी तमाम बातें एक शैक्षिक नेतृत्व के पास रहनी चाहिए, तभी जाके वो होने वाले संघर्षों को घटा सकता है। तो उसके हिसाब से हम जवाब में आएंगे, संघर्षों को तब तक अनदेखा करना जब तक वो स्वयं हल न हो जाए, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि समस्या बढ़ जाएगी। संघर्षों को सक्रिय रूप से संबोधित करना और मध्यस्थता करना, ये उपयुक्त है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए संघर्षों को प्रोत्साहित करना, अगर वो उस तरह का है जिससे जो है कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बनता है तो तब तो ठीक है, परंतु विवाद को आगे बढ़ाने में उपयुक्त नहीं है। और मध्यस्थता के बिना शामिल लोगों को दंडित करना, ये भी जो है ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसको बढ़ाने में ये वाली भूमिका सबसे उपयुक्त है। संघर्षों को सक्रिय रूप से संबोधित करना, यानी खुद देखना सारा मामला, और जहां जरूरत पड़े उसमें मध्यस्थता करना और उसे रिजॉल्व करना। इस तरह से शैक्षणिक संस्थान में जो है इस तरह के संघर्ष पर क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। नैतिक जिम्मेदारी या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं। तो नैतिक जिम्मेदारी जब हम बात करते हैं तो नैतिकता क्या कहती है, इथिक्स क्या कहता है। इथिक्स ये कहता है कि हमें भेदभाव नहीं करना है, हमें जो है पार्शलिटी नहीं करनी है, हमें समानता को ध्यान रखना है, हमें कल्याण की भावना को ध्यान में रखना है, हमें सुधारात्मक तरीकों को प्राथमिकता देनी है, नकारात्मकता को घटाना है, सकारात्मकता को बढ़ाना है। ये इथिक्स है और ये किसी भी जगह लागू हो सकती है। तो उसके हिसाब से अगर हम जो है नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर लेंगे, छात्रों की जरूरतों पर व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देना, ये तो संभव नहीं, गलत है। सभी निर्णयों में निष्पक्षता, समानता और न्याय को बनाए रखना, बिल्कुल ये निष्पक्षता,
समानता और अगर ये न्याय बातें हैं तो ये जो है नैतिक चीजें दिख रही हैं उसके अंदर। केवल उच्च उपलब्धि वाले छात्रों को जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना गलत है, उनके प्रभाव पर विचार किए बिना नीतियों को लागू करना ये भी गलत है। तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं सभी निर्णयों में निष्पक्षता, समानता और न्याय को रखना। ये एक ऐसी कोशिश है कि जो हम एकलव्य IAS एकेडमी में टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ऐसे इसके अंदर प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है अन्य जगहों पर जहां पर भी जो है इन पेपर ये टॉपिक पे पेपर हुए हैं उनके बेसिस पर बनाए गए हैं। और जो विभागीय परीक्षाओं में या जो सिलेबस उत्तराखंड प्रधानाचार्य पद के लिए निर्धारित हुआ है उसकी जो यूनिट एंड सब यूनिट हैं उनके बेसिस पर हमने ऑथेंटिक सोर्सों से इन क्वेश्चनों को तैयार किया है और इसका सबसे ज़्यादा लाभ फिर जो है रहेगा। इसके अलावा जो है शैक्षिक नेतृत्व के संदर्भ में विपरीत नेतृत्व किससे संबंधित है। अब ये वितरित नेतृत्व किससे संबंधित, वितरित मतलब बटा हुआ, वितरित नेतृत्व। तो जब हम जो है वितरित नेतृत्व की बात करते हैं तो इसका मतलब प्रभावशाली नेतृत्व वाला विषय इसके अंदर देखा जाएगा। कार्य का जो विभाजन है, डिवीजन ऑफ द वर्क, ये इसके अंदर आएगा। या फिर क्षमता के अनुसार सभी लोगों का उपयोग करना। तो जब हम वितरित नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है हमने सभी लोगों को इसके अंदर जोड़ने का प्रयास किया, उनकी क्षमताओं का उपयोग करने का प्रयास किया, कार्य उसके अनुसार डिवाइड किया जिसके अनुसार उसकी क्षमता है। तो ये वितरित नेतृत्व है। तो इसमें क्या है, केंद्रीकृत निर्णय लेना ये तो है ही नहीं इसके अंदर। विभिन्न हितधारकों के बीच नेतृत्व की जिम्मेदारियों को साझा करना ये जो है पॉसिबल है। एक ही सहायक को कार्य सौंपना ये है ही नहीं। और नेतृत्व की भूमिकाओं से पूरी तरह बचना ये भी नहीं है। तो यहाँ पर वितरित से लग रहा है कि जो एक शैक्षणिक संस्थान में विभिन्न क्षमताओं वाले व्यक्ति हैं उनकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल संस्थान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तभी कर सकते हैं जब हमें उनके अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य दें, जिम्मेदारियां दें और उनसे काम करवाएं। तो यहाँ पर ये विभिन्न हितधारकों के बीच नेतृत्व की जिम्मेदारी को साझा करना यहाँ पर ज्यादा उपयुक्त जो है जवाब होगा। इसके अलावा अच्छे शैक्षिक नेताओं को अक्सर उनकी निम्न क्षमताओं की विशेषताएं होती है। किन क्षमताओं की विशेषता होती है? केवल पारस्परिक तरीकों पर निर्भर रहना, नए शैक्षिक रुझानों को नया रूप देना और अपनाना, दूसरों से परामर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से काम करना और दंडात्मक उपायों पर अधिक ध्यान देना। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये और ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। नए शैक्षिक रुझानों का नया रूप देना और उन्हें अपनाना। इससे क्या होगा, लगातार संस्थान प्रगति करेगा, समय के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक गुण जो है संस्थान के अंदर आएंगे और वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में जो है उस समस्या से बाहर निकल सकता है और इससे संस्थान को जो है ज़्यादा लाभ होगा या ज़्यादा जो है उसके अंदर सहूलियत आएगी। तो इस तरह से जो है शैक्षिक नेताओं को अक्सर जैसे परिवर्तन उन्मुखी होना चाहिए, यानी समय के अनुसार जो जो परिवर्तन जरूरी है वो करने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तकनीकी रूप से उन्हें मजबूत होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। साथ में जो है जो नए आयाम आते हैं उनको अपनाने की क्षमता होनी चाहिए, या फिर जो प्रशिक्षण देना पड़ता है जिसके माध्यम से बेहतर गुणों को विकसित कराया जा सकता है, उसे जो है ज़्यादा क्षमतावान बनाया जा सकता है, वो सारा चीज़ें इसके अंदर रहेगा। तो इसके आधार पर ये वाला गुण इसका उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन इसमें, सकारात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति महत्वपूर्ण है? तो यहां पर यह है सकारात्मक शिक्षण वातावरण, पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर हम ये कह सकते हैं या टीचिंग एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। इसके लिए क्या रणनीति जो है महत्वपूर्ण है? तो जब हम इसकी बात करेंगे सकारात्मक शिक्षण वातावरण की, तो इसमें जो है नेतृत्व यानी लीडरशिप के कुछ सिद्धांतों का विकास हुआ है। 1950, 60, 70 और 80 के दशक में
नेतृत्व के ऊपर विश्व भर में कई शोध हुए हैं। इनमें ज़्यादातर शोध जो है अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हुए हैं, जिसमें मिशिगन विश्वविद्यालय है, ओहियो विश्वविद्यालय है। यहाँ पर ये शोध किए गए हैं कि नेतृत्व के स्पष्ट सिद्धांत क्या हैं और उन नेतृत्व के क्षमताओं में विकास करने के लिए, बेहतरी करने के लिए और क्या अंश है। तो इसमें जो है एक नेतृत्व का लेन देन संबंधी सिद्धांत है। इसे जो है मैक्स वेबर ने 1947 में जो है प्रतिपादित किया था और बर्नार्ड एम बॉस ने इसको और ज़्यादा व्याख्या दी थी इसमें 1981 के आसपास में। तो नेतृत्व का लेन देन संबंधी सिद्धांत, तो यहां पर क्या कह रहा है ये, कठोर और अनम्य नियमों को लागू करना ये बिल्कुल नहीं है। खुले संचार और सहयोग को प्रोत्साहित करना ये अच्छा है। निर्णय लेने में छात्रों की भागीदारी को सीमित करना नहीं होना चाहिए। और समुदाय को स्कूल से अलग करना ये भी नहीं है, क्योंकि कल को इसी समुदाय, इसी समाज में इन विद्यार्थियों ने जाना है और छात्रों को अगर भागीदारी में शामिल करेंगे तो भविष्य में अच्छे नेता, अच्छे लीडर, अच्छे वैज्ञानिक, तमाम प्रकार की खूबियां उनके अंदर आएंगे। तो खुले संचार को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना। और हम देख भी रहे हैं कि लगातार कम्युनिकेशन आज की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरतों में से एक है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, भारत में जो है 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन लाने का कहीं ना कहीं इसी प्रकार का उद्देश्य रहा होगा। हालांकि 1923 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के द्वारा तमाम सरकारी सूचनाओं को देने से जो है बंद कर दिया गया था, परंतु आज हम देख रहे हैं कि कितना सारा भ्रष्टाचार इस कानून के द्वारा रुका है, कितना आसान हो गया सूचनाओं को लेना। सरकार जो जनता के लिए काम कर रही है उस तमाम सूचनाओं को हासिल करना। तो एक शैक्षणिक संस्थान में भी इस चीज़ का बढ़ावा होना चाहिए। तो ये खुले संचार के विषय में रहेगा। इसके अलावा अच्छा शैक्षिक नेतृत्व, एक अच्छा शैक्षिक नेतृत्व छात्रों के परिणामों को कैसे प्रभावित करता है। अब जो छात्र होते हैं, ये छात्र जो है जैसे हम कहते हैं कि छात्रों में क्या होता है, जैसे उनकी शैक्षिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। अगर ऐसे तमाम गतिविधियों में छात्रों की भूमिकाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार उनका पार्टिसिपेशन आ रहा है, उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, उनकी सोच में सकारात्मकता आ रही है, पॉजिटिवनेस आ रही है, तो ये भी जो है क्या है, एक अच्छे नेतृत्व के कारण संभव है। और इसको हम नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत के अंतर्गत जो है समझते हैं। ये जो सिद्धांत है ये वास और रिगियो के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है, नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत। तो उसके बेसिस पर हम क्या देखेंगे, शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इससे नहीं। छात्रों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत। शैक्षणिक और सामाजिक परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सही। केवल पाठ्येतर गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है, ये गलत है। तो ये इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त उत्तर इसके अंदर है। इसके जब हम नेतृत्व के परिवर्तनकारी सिद्धांत को अप्लाई करेंगे तो ये चीजें निकलेंगी इसमें। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन, इसमें शैक्षिक नेताओं के लिए परिवर्तन को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक है। शैक्षिक नेताओं के लिए परिवर्तन को प्रभावी, जो चेंज होना है उसको प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक है। तो जैसे हम देखते हैं कि इसमें भी नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत आता है, इसे वॉस और रिगियो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अंदर जो है जैसे प्रेरणात्मक प्रेरणा, परिवर्तन करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ अतिरिक्त ऐसी चीजें चाहिए होती है जो परिवर्तन को जो है संभव बना सके। इसमें बौद्धिक उत्तेजना, जब यानी इंटेलेक्चुअलिटी व्यक्ति की पनपती है तो वो परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, या फिर जब व्यक्तिगत विचारों में उसको जो है कुछ नया विचार मिलता है, या फिर जब उसके सामने कोई आइडियल इफेक्ट, आदर्श प्रभाव आते हैं। ऐसी चीजों के आने से ये चीजें संभव हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, लचीलापन, हाँ ये होना चाहिए। दूरदर्शिता और रणनीतिक योजना, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। परंपरा पर एकमात्र ध्यान, ये गलत है। नवाचार से बचना, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं कि शैक्षिक नेताओं के लिए
परिवर्तन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है दूरदर्शिता और रणनीतिक योजना इनकी आवश्यक होनी चाहिए, तभी जाके जो है ये चीजें संभव हो सकती हैं। तो रणनीतिक और दूरदर्शिता इसके अंदर जो है महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व में शामिल है जो इफेक्टिव एजुकेशन लीडरशिप होती है, उसमें क्या चीजें जो है शामिल है। तो जब हम जो है प्रभावी चीज के अंदर आएंगे तो प्रभावी शैक्षिक नेताओं को, जैसे हमने पीछे बात किया था कि ये जो है कई सारे गुणों वाले होते हैं, इसमें कई तरह की जो है विशेषताएं जो है हम देखते हैं। तो प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व में जैसे जितने भी मानव संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका बेहतर ढंग से जो है प्रयोग करना, कर्मचारियों के कौशल में विकास करना, टीम भावनाओं को प्रेरित करना, संगठन में एक सकारात्मक माहौल स्थापित करना, ये तमाम चीजें प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व का हिस्सा हैं। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, एक तरफा निर्णय लेना ये गलत है, सहयोगात्मक निर्णय लेना और सशक्तिकरण ये सही है, शिक्षकों से फीडबैक की अनदेखी करना ये गलत है, केवल प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान देना ये भी गलत है। तो ये इसका जो है उपयुक्त उत्तर हो जाएगा इसके आधार पर, और इस तरह से इसका ये जवाब बन जाएगा। इसके अलावा नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत बताता है कि कुछ व्यक्ति जन्मजात गुणों के साथ पैदा होते हैं और उन्हें प्रभावी नेता माना जाता है। अब ये जो नेतृत्व के सिद्धांत हैं जिनको जो है अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में शोध के अंतर्गत जो है निर्धारित किया गया है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो मजबूत शैक्षिक नेतृत्व है या नेतृत्व के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में जो है हम महान व्यक्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत पढ़ते हैं, आकस्मिकता का सिद्धांत पढ़ते हैं, नेतृत्व का लेन देन का सिद्धांत पढ़ते हैं, नेतृत्व का परिवर्तनकारी सिद्धांत पढ़ते हैं। इनको अलग अलग विद्वानों ने प्रतिपादित किया था, थॉमस कार्लाइल या फिर कर्ट लेविन, फ्रेड फिडलर, मैक्स वेबर, वास और रिगियो। तो इसके आधार पर हम क्या देखते हैं कि ये कह रहा है कि जन्मजात गुण, यानी कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बाई बर्थ नेता होते हैं, यानी उनके अंदर स्वाभाविक रूप से ऐसे गुण होते हैं कि वो कई सारे लोगों को नेतृत्व दे सकते हैं। जैसे हम कुछ महान व्यक्ति, महान नेताओं को पढ़ते हैं, महात्मा गांधी हो गया, इंदिरा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गया, या फिर जो है स्टीव जॉब्स हो गया, या फिर जो है इन्फोसिस कंपनी के मुखिया नारायण मूर्ति हो गया। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो इसके आधार पर ये किस में कहा गया है, व्यवहारवादी सिद्धांत, बिहेवियरल थ्योरी में तो नहीं आता है, ये गुण सिद्धांत इसके अंदर आता है, आकस्मिकता में भी नहीं आता है, परिस्थिति जन्म में। तो ये गुण सिद्धांत है जिसमें ये कहा गया है कि नेता जन्मजात होते हैं और वो बाई बर्थ नेता होते हैं, और इनका जन्म तब होता है जब इनकी आवश्यकता होती है। ये महान व्यक्ति सिद्धांत थॉमस कार्लाइल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है और उसके अंदर ये चीजें हैं। इसके अलावा नेतृत्व का महान व्यक्ति सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा है। तो जैसे हमने अभी बताया कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो नेतृत्व सीखने और अनुभव का एक उत्पाद है, ये इसमें नहीं आएगा। नेतृत्व असाधारण व्यक्तियों की एक अंतर्निहित गुण है, बिल्कुल जब जन्मजात पैदा हो रहे हैं तो वो है। नेतृत्व परिस्थितिजन्य कारकों पर निर्भर है, ये भी इसमें नहीं आएगा। नेतृत्व अन्यायों की जरूरतों पर, ये भी नहीं है। तो ये है गुण है इसमें, नेतृत्व असाधारण व्यक्तियों की एक अंतर्निहित गुण है। जब हम महान व्यक्ति का सिद्धांत कहते हैं, जब हम ये कहते हैं कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, और बाय बर्थ उनके अंदर ऐसा जो है गुण होता है, तो ये महान व्यक्ति का सिद्धांत इसके अंदर आ जाएगा कि इनमें अंतर्निहित गुण होते हैं। इसी तरह से कौन सा नेतृत्व सिद्धांत लीडर से प्रिंसिपल नेताओं के गुणों की विशेषताओं के बजाय उनके व्यवहार और कार्यों पर जोर देता है। तो ये क्या है, ये दूसरा सिद्धांत है, और इसको व्यवहार सिद्धांत कहते हैं। कर्ट लेविन ने इसको जो है 1939 में प्रतिपादित किया था। उनका कहना ये था कि जो है नेता को जो है उसके अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, अनुयायियों के द्वारा भी एक अच्छा नेतृत्व के रूप में स्थापित हो सकता है। और जैसे आप देखते हैं कि भारतीय मूल का जो है, जो ऋषि सुनक हैं, जो
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे अभी कुछ समय पहले, और अब तो नहीं है। अभी आजकल आप देख रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और भारतीय मूल से संबंधित कमला हैरिस वहां के राष्ट्रपति पद के लिए जो है दावेदार है। ये क्या है, ये दूसरे जगहों पर रह करके इन्होंने अपने आप को वहां की परिस्थितियों चीज़ों के अनुकूल बना करके अपने को एक नेता के रूप में स्थापित किया। तो इस तरह का विषय इसमें गुण सिद्धांत में तो नहीं है, व्यवहार सिद्धांत के अंदर ही आता है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इस तरह से ये जो है प्रश्न रहेंगे टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, जिसमें दोनों प्रश्न पत्रों के क्वेश्चंस हैं। जिन भी लोगों को ये टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन करनी है वो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और फर्स्ट प्रश्न पत्र के 120 जो इसी पैरामीटर पे तैयार किए गए हैं और उसके 8 सेट, दूसरा प्रश्न पत्र जिसमें 180 क्वेश्चन 3 घंटे का पेपर और 360 नंबर का जो पेपर है उसके लिए भी 8 सेट, और दोनों जो है हफ्ते में 2 या 3 दिन जो है इनका संचालन यहाँ से होगा, ऑनलाइन जो है ये टेस्ट रहेंगे। तो इतना ही रखते हैं, आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।